नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो बच्चा होता है ना, वो भगवान के यहाँ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। भगवान के यहाँ से वो केवल अपनी बुद्धि लब्धि लेकर आता है, अपना रंग रूप लेकर आता है, अपना स्वास्थ्य लेकर आता है। बाकी वो यहाँ पे सब कुछ सीखता है कि उसका व्यवहार क्या होगा। वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, कि वो पुलिस बनेगा, कि वो डकैत बनेगा, कि चोर बनेगा, कि सन्यासी बनेगा, क्या बनेगा, वो यहाँ डिसाइड होता है। तो एक बच्चा जो होता है, उसके जीवन में जो मूल्य विकसित होते हैं, मूल्य का मतलब कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का कितना है, सहिष्णुता का पाठ उसने कितना पढ़ा है, कितना उसके अंदर ईमानदारी है, कितना उसके अंदर अच्छाई है। तो ये ईमानदारी, अच्छाई, सहिष्णुता, मदद करने की भावना, ये सब मूल्य होते हैं। तो ये मूल्य उसके जीवन में कैसे आता है, वो कहाँ से सीखता है? वो यहीं से सीखता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के वह जीवन पर्यंत, जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह सीखता है। अब इसी में कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है अच्छाई की ओर, कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है बुराई की ओर। एक ही माइंडसेट का, यानी एक ही बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है और एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है। वो सब होता है परवरिश पर। तो मैं आईक्यू की बात नहीं करूंगा कि आईक्यू कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। आज मैं चर्चा करूंगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के उसके जीवन में जो मूल्य विकसित होते हैं, जो वो करना चाहता है अपने जीवन में, वो कहाँ से सीखता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है उसके जीवन पर। तो मूल्यों के विकास की प्रक्रिया, मूल्य क्या है? वही सब जो आज बताए अभी आपको, अच्छाई, भलाई करने की भावना, धार्मिक बनना, मदद करने की भावना, ये सब जो है वो मूल्य हैं। तो मूल्यों के विकास की प्रक्रिया को बोलते हैं सात्मीकरण। एक शब्द होता है सात्मीकरण। ये क्या है? मूल्यों के विकास की प्रक्रिया। और ये जो होता है, यानी मूल्यों के विकास में, मैं लिख ही देता हूं, मूल्यों का विकास। मूल्यों के विकास में जो भूमिका होती है वो मुख्य रूप से 3 लोगों की भूमिका होती है। सबसे पहला परिवार की भूमिका होती है, फिर शिक्षण संस्थानों की भूमिका होती है, यानी जहां बच्चा पढ़ता है, और समाज की भूमिका होती है। एक व्यक्ति के जीवन में इन्हीं तीनों की ही भूमिका होती है। इन्हीं तीनों के माध्यम से वो अपने जीवन में अच्छा या बुरा करता है। अब देखो, परिवार की भूमिका सबसे पहले है। उसके बाद, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में ही रहेगा, अपने माता पिता के साथ रहेगा, भाई बहन के साथ रहेगा, है ना, और रिलेटिव के साथ रहेगा। तो सब कुछ तो वहीं सीखा, बहुत ज़्यादा कुछ। फिर उसके बाद वो पढ़ने के लिए गया तो शिक्षण संस्थानों में सीखा, यानी जैसा उसका शिक्षण संस्थान, जैसा वहाँ के टीचर, वैसा उसका माइंडसेट बना। फिर उसका समाज जैसा है, समाज में सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है ना, तो वो सहिष्णुता सीखेगा। और समाज खूंखार है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा सिखाया जाता है, तो वो सीखेगा। तो इन्हीं की भूमिका है। तो अब देखो, परिवार में किस उम्र तक कोई बच्चा सीखता है, किस उम्र तक? तो मैं इसको कई चरणों में लेकर आपको दिखाता हूं स्पष्ट, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है जो हमने लिया है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप ऐसे समझिए जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की, उनमें एक सब्जेक्ट होता है इथिक्स। इथिक्स जो होता है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र का एक सम्मिश्रण होता है, जहाँ से सारी अच्छी अच्छी बातें ली जाती हैं। तो उसमें एक जो होता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर होता है कि मनुष्य के अंदर जो मूल्यों का विकास होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है। तो वहाँ का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से लेकर के 6 माह तक उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी शून्य प्रभाव होता है। 6 माह से कम उम्र तक के बच्चे का उसके जीवन पर शून्य प्रभाव होता है। मतलब एक तरह से वो कुछ भी नहीं समझता, जो कुछ भी करता है वो नेचुरल होता है। जैसे वो रोता है, हंसता है ना, ये सब नेचुरल होता है। किसी ने उसको सिखाया नहीं है, ना ही उसने किसी को देखकर सीखा है।
फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू होती है सीखने की परिवार से, क्योंकि परिवार में वो है। तो 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक, ये बहुत ही शुरुआती गोल्डन समय होता है, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक, जहां उसके जीवन पर परिवार का संपूर्ण प्रभाव होता है। परिवार का संपूर्ण प्रभाव, न इस पर समाज का कोई प्रभाव है, न इस पर कोई शिक्षण संस्थानों का प्रभाव है, बल्कि इस व्यक्ति पर यानी इस बच्चे पर जो कुछ भी उसने सीखा वो कहाँ से सीखा? परिवार से सीखा। और परिवार में किससे सीखा? सबसे अधिक अपनी माता से सीखा। माता, क्योंकि वो माता के पास सबसे ज्यादा समय तक रहता है, तो सबसे ज्यादा माता, पिता और फिर उसके बाद जो भी होते हैं। जॉन बॉल्बी एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। उसने बताया कि किसी भी व्यक्ति में अपराधी बनने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा तब होती है जब उसको माता का प्यार नहीं मिलता या ना के बराबर मिलता है। इसी तरह सीवी मैकफर्सन एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ। उसने बताया, उसने 2 माँ के कॉन्सेप्ट को दिया, 2 माँ का कॉन्सेप्ट। उसने बताया कि इस संसार में 2 तरह के बच्चे हैं। एक वे हैं जिनको 2 माँ का प्यार मिला है, एक वे हैं जिनको एक भी माँ का प्यार नहीं मिला है। तो जब माता का प्यार जिस बच्चे को ज़्यादा मिलता है उसमें अपराधी बनने की प्रवृत्ति कम होती है, न के बराबर होती है। और जिसको नहीं मिला या बहुत कम मिला उसमें अपराधी बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। उसने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जो बड़े घर के बच्चे हैं उनको 2 माता का प्यार मिला, इसीलिए उनमें अच्छा होने का चांस ज़्यादा रहा। कैसे 2 माँ का प्यार? एक तो जिस माता ने पैदा किया वो तो उनके साथ एक तरह से है ही, इसके अलावा उस बच्चे को संभालने के लिए अलग से किसी गरीब घर की महिला को रख लिया जाता है ताकि वो बच्चा मतलब अकेला न रहे, उसको संभाला जाए। टॉयलेट करता है, कुछ भी करता है, उसका कपड़ा साफ किया जाए, उसको खिलाया पिलाया जाए, सारा दिन देख रेख करती है। एक माता जो रात में है, जिसने उसको पैदा किया है, वो उसके साथ में है। सुबह जब वो ड्यूटी चली गई या कहीं भी चली गई, वो बेटा घर में, बच्चा अकेला है तो उसके लिए बाहर से बुला लिया गया। ये सब आप लोग जानते होंगे ना। तो ये जो बच्चा है बड़े घर का, इसको 2 माता का प्यार मिला, लेकिन वो जो इसकी सेवा करने के लिए आई है वो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के आई है। तो उसको अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए, उसको छोड़ के आई है, यानी उसके बच्चे को कोई भी माता का प्यार नहीं मिला। तो जिसको वो छोड़ के आई है, जॉन बॉल्बी के अनुसार, सीवी मैकफर्सन के अनुसार और जॉन बॉल्बी के अनुसार, वो जो बच्चा जिसको माता का प्यार नहीं मिला उसके बिगड़ने का चांस ज़्यादा है, और जिसको डबल माता का प्यार मिला इसको बिगड़ने का चांस बहुत कम है। अब 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक परिवार का संपूर्ण प्रभाव, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ के लोग, जहाँ का परिवार केवल अंग्रेजी बोलता है, तो ये बच्चा लगभग 3 वर्ष का बच्चा लगभग बोलने लगता है, क्या मुझे खाना चाहिए, कैसा कपड़ा चाहिए, भूख लगी है, प्यास लगी है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन गोरा है, इतना इसको आने लगता है। यानी कुल मिला के ये बोलना सीख जाता है। तो उस परिवार में जो भी भाषा बोली जा रही है वो सीख जाएगा। वो हिंदी बोली जा रही है हिंदी सीखेगा, उर्दू बोली जा रही है उर्दू सीखेगा, जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म में वो सीखेगा, कैसे पूजा हो रहा है, कैसे अजान हो रहा है, कैसे कैंडल जलाई जा रही है। तो यानी जिस धर्म में ये पैदा हुआ, वो परिवार जिस धर्म को मानता है उसको ये देख करके सीखने लगेगा। यानी इस पर ये जो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक का बच्चा है, इसके जीवन में परिवार का संपूर्ण प्रभाव है। जैसा परिवार वैसा इसका आचरण। फिर उसके बाद आता है 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। 3 के बाद फिर वो धीरे धीरे ट्यूशन बच्चे को लगा दिया जाता है, या स्कूल में, है ना, मतलब उसको सिखाने के लिए स्कूल भेजना शुरुआत हो जाती है। और 12 वर्ष तक इस पर जो होता है परिवार का भी प्रभाव होता है और साथ में स्कूल का भी प्रभाव होता है, शिक्षण संस्थानों का भी, स्कूल का प्रभाव होता है। लेकिन इसमें परिवार का प्रभाव अभी भी ज़्यादा है, स्कूल का प्रभाव अभी भी कम है, क्योंकि स्कूल में वो 4-5-6 घंटे तक ही है, बाकी के समय में वो 18-20 घंटे अपने परिवार में ही है। इसीलिए अभी भी परिवार का प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा है। अब इस परिवार के प्रभाव में जो उसके मूल्य विकसित हो रहे हैं, जो मूल्यों का विकास हो रहा है, वो 2 तरह से हो रहा है। एक तो हो रहा है प्रत्यक्ष और एक हो रहा है अप्रत्यक्ष, यानी कि परोक्ष।
प्रत्यक्ष का मतलब उसको सिखाया जा रहा है कि बेटा ये काम करो, ये ना करो, बेटी ये काम करो, ये ना करो, यानी उसको निर्देश दिया जा रहा है और साथ में टोका जा रहा है, टोका टाकी कह सकते हैं। जैसे उसने कोई गलत काम कर दिया तो उसको तुरंत टोकेंगे, ये गलत है। या कोई काम नहीं कर रहा है जो करना चाहिए तो उसके लिए निर्देश देंगे कि ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, तुम्हें अब टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, तुम्हें अब पढ़ना चाहिए, तुम्हें अब नहा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट उसको सिखाया जा रहा है। तो प्रत्यक्ष में निर्देश हो गया। निर्देश कौन देगा? माता पिता, बड़े भाई, ताऊ, ये सब। और टोकेंगे जब वो कोई गलत काम करेगा। तो ये प्रत्यक्ष। इसके साथ साथ परोक्ष। परोक्ष में क्या होगा? वो आचरण से सीखेगा। आचरण से सीखने का मतलब कि जैसा माँ बाप का व्यवहार है, जैसा उस परिवार का व्यवहार है, उनका जो आचरण है वो सीखेगा। जैसे अगर बड़ा भाई या पिताजी को टीवी देखना बहुत पसंद है तो बच्चा भी टीवी देखने की कोशिश करेगा। अगर पिताजी को पढ़ाई लिखाई में बहुत शौक है, वो दिन भर किताब लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो भी देख करके वो भी किताब लेके बैठने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब कि वो आचरण से सीखेगा। एक जॉन बोदुरा नाम के दार्शनिक हुए, उन्होंने बताया कि जो मूल्यों का विकास है वो जो सिखाया जाता है, निर्देश और टोका टोकी का प्रभाव न के बराबर होता है बच्चे पर, बल्कि परोक्ष ज़्यादा होता है, यानी आचरण से वो ज़्यादा सीखता है। अगर माता पिता डांस कर रहे हैं तो बच्चा यकीनन डांस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता पिता खूब हंसमुख हैं तो बच्चा भी हंसमुख हो जाएगा। यानी आचरण, यानी वो देखकर ज़्यादा सीखता है, न कि उसको सिखाया जाए, कोई ज्ञान दिया जाए। अभी वो ज्ञान लेने लायक नहीं है, अभी वो केवल देखकर सीखेगा, यानी परिवार का जैसा आचरण। फिर इसके बाद 12 साल से लेकर के 19 वर्ष तक या 20 वर्ष तक लगभग उसका प्रभाव कॉलेज का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कॉलेज में जाता है। और इसके साथ साथ उसके दोस्तों का प्रभाव होता है, जिसको पीयर ग्रुप बोला जाता है। दोस्त प्लस कॉलेज, कॉलेज से भी ज़्यादा दोस्तों का प्रभाव होता है, क्योंकि उसकी उम्र अब किशोरावस्था है, 12 से 19। अब हर वो चीज़ उसके अंदर उमंग से भरी होती है, वो हर एक नई चीज़ को जानने समझने की कोशिश करता है, तो उसके दोस्त उसकी बड़ी मदद करते हैं। तो अगर इस उम्र में उसको अच्छे दोस्त मिल गए, जिस तरह के दोस्त मिले उसी तरह का उसका आचरण होने लगेगा। अच्छे दोस्त अच्छा आचरण, बुरे दोस्त बुरा आचरण। दोस्तों का प्रभाव उस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है इस उम्र में, इसलिए घर वालों को चाहिए कि वो इसकी इंक्वायरी करते रहें कि उसके दोस्त किस प्रकार के हैं। और कॉलेज की भूमिका तो है ही, जैसा अध्यापक वैसा। अभी हम इसको आगे पढ़ाएंगे शिक्षण संस्थानों में। फिर इसके बाद 19 साल के बाद यानी 20 वर्ष के बाद जो है कॉलेज का प्रभाव तो सबसे ज़्यादा होता ही है, लेकिन कॉलेज में भी अब वो कुछ करने की कोशिश करने लगता है। मतलब वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मतलब मैं कितना पैसा कमाऊंगा। जब किसी रुतबा वाले आदमी को देखता है तो उसके अंदर ऐसी ललक आती है कि मैं भी ऐसा करूं, तो वो एक दिशा में फिर जाने की कोशिश करने लगता है। यानी उसके केंद्र में अब पैसा आ जाता है, व्यावसायिक गतिविधियां आ जाती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कॉलेज का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है और व्यावसायिक गतिविधियों का मूल्य उसके अंदर ज़्यादा विकसित होने लगता है कि कहाँ मेरा लाभ है, कहाँ मेरा नुकसान है, क्या करूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा हो, क्या करूँ तो ज़्यादा पैसा मिले। ये सारी चीज़ें केंद्र में आ जाती हैं। तो ये है परिवार और शिक्षण संस्थानों की भूमिका। अब स्पेशली अगर बात करें शिक्षण संस्थानों की, तो देखो शिक्षण संस्थानों में जो अध्यापक होता है, अध्यापक प्लस वहां का माहौल। जैसे मान लीजिए एक बच्चा आरएसएस की स्कूल में पढ़ने लगा, तो यकीनन उसको आरएसएस के जो मूल्य सिखाए जाएंगे वो उसके अंदर ज़्यादा होगा, यानी हिंदुत्व की भावना उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी यकीनन। अगर वो क्रिश्चियन कॉलेजों में पढ़ रहा है तो हिंदुत्व की भावना थोड़ी सी कम रहेगी आरएसएस की अपेक्षा। मुस्लिम में पढ़ रहा है तो ये तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, क्योंकि वहाँ उस तरह के माहौल ज़्यादा है। इसलिए शिक्षण संस्थान कैसा है इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब इस पर कोई विरोध करे या न करे अलग बात है, लेकिन ये सत्य है, कड़वा सत्य है। शिक्षण संस्थान का माहौल जैसा है, जैसे अगर कोई बच्चा जेएनयू में पढ़ रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो उसकी सोच कट्टर वाली तो नहीं होगी ऐसा। लेकिन अगर वो किसी स्पेशल माने किसी धर्म के कॉलेज में पढ़ रहा है तो उस धर्म का प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा अगर अध्यापक, कहा गया है ना कि अगर अध्यापक आपको अच्छा मिल गया तो आपकी ज़िंदगी बदल गई, अध्यापक अगर गड़बड़ मिल गया तो ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। अध्यापक का प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। अगर अध्यापक उदार प्रवृत्ति का है तो वो कुछ भी पढ़ाएगा, वो इतिहास पढ़ाएगा, भूगोल पढ़ाएगा, वो कुछ भी पढ़ाएगा, वो उदारता को केंद्र में रखेगा। अगर वो कट्टर है, चाहे वो मुस्लिम ही हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जिस धर्म का हो, अगर उसके अंदर कट्टरता है तो वो पढ़ाने के ही दौरान उसके केंद्र में ये बात रहेगी कि हम कैसे अपनी भावनाओं को इनके सामने व्यक्त कर दें, और व्यक्त करते 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 बच्चे को उस तरह वो लगभग बना ही लेता है। अगर एक अध्यापक उदार प्रवृत्ति का है और उसके केंद्र में ये बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदू होता है कि मुसलमान, हिंदू अच्छा होता है कि मुसलमान अच्छा होता है कि ईसाई अच्छा होता है, कौन अच्छा होता है, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता है कि सब अच्छे होते हैं और सबकी वो अच्छाई भी बताता है, सबकी वो बुराई भी बताता है, एकदम न्यूट्रल है। तो जो उसका बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी इसके जैसा ही हो जाएगा क्योंकि वो वही सीख रहा है उससे। लेकिन अगर वो एक अध्यापक एकांगी है, किसी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व दे करके उसकी अच्छाइयों को ज़्यादा दिखाता है और दूसरे धर्म की बुराइयों को ज़्यादा दिखाता है, तो जो बच्चा है उसके मन मस्तिष्क में जिस धर्म के प्रति गलत बताया जा रहा है उससे नफरत पैदा हो जाएगी और वो बच्चा भी उस अध्यापक की तरह कट्टर ही हो जाएगा। तो अध्यापक का बहुत प्रभाव होता है शिक्षण संस्थानों में। अंत में आता है समाज की भूमिका। समाज जैसा होगा वैसा ही परिवार होगा, वैसा ही स्कूल होगा, कॉलेज होगा और वैसा ही व्यक्ति होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही रह रहा है। अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा इंग्लैंड में जाकर के रहे, पढ़ाई करे, और एक इराक में जाके रह करके पढ़ाई करे, फिर दोनों इंडिया में आ जाएंगे तो दोनों के मनोभाव में बहुत अंतर रहेगा। एक लड़का विश्व का सबसे शांत देश नॉर्वे या स्वीडन में जाकर के रहे और 20-25 साल बिता दे, और एक दूसरा अफगानिस्तान में जाकर के रहे और 20-25 साल बिता दे, दोनों को एक जगह जब आप पाएंगे तो उनके दोनों के विचारों में बहुत डिफरेंस होगा। एक बहुत शांत प्रवृत्ति का होगा, रोमांटिक होगा, किसी चीज़ से बहुत उसको टेंशन नहीं होगी, एंजॉय करने वाला होगा, कुछ भी कह दो वो बहुत सीरियसली नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा जो यहाँ पे रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बम, गोला बारूद, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो हमेशा मतलब चौकन्ना टाइप का रहेगा, खूंखार प्रवृत्ति का हो जाएगा, उसके मन मस्तिष्क में ये सब बस जाएगा। तो कहने का मतलब समाज जैसा होगा व्यक्ति वैसा ही होगा। समाज अच्छा तो व्यक्ति अच्छा, समाज बुरा तो व्यक्ति बुरा। समाज जो सिखाता है, समाज जैसा चाहता है वैसा स्कूल कॉलेज होता है, समाज जैसा चाहता है वैसे वहाँ की संस्कृति हो जाती है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका अगला पार्ट जो है वो ये है कि बुद्धिमत्ता बहुत प्रकार की होती है। कभी कभी होता क्या है कि बहुत बुद्धिमान बच्चा है, शुरुआत में लोगों को लगता है कि बहुत इसके अंदर बुद्धि है, ये बहुत बड़ा काम करेगा, और एक दूसरा बच्चा होता है जो बहुत सामान्य बुद्धि का होता है, लगता है ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बड़े होते हैं दोनों, तो जो बहुत बुद्धि वाला है वो फेल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और जो कम बुद्धि का है या सामान्य बुद्धि का है वो बहुत आगे चला जाता है। इसका रीज़न क्या है? जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ज़्यादा बुद्धि वाला बहुत आगे भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन आमतौर पे जरूरी नहीं कि इसके अंदर बहुत बुद्धि हो, बहुत आगे चला जाए। ये सब इसका रीज़न क्या है, ये सब अगले टॉपिक में आएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो बताएंगे हम। बुद्धिमत्ता कुल 8 प्रकार की होती है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। जो उसके अंदर एक तरह से प्रकृति ने भर दी है, जो इंटेलिजेंस उसके अंदर है, अगर उसी का विकास करे तभी उसी क्षेत्र में सफल हो सकता है, सब में सफल नहीं हो सकता। तो कैसे माँ बाप या परिवार पहचान पाए कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, कौन सी प्रतिभा है, प्रतिभा की पहचान कैसे हो, ताकि उसी क्षेत्र में उसको मौका दिया जाए तो बहुत आगे जाए। तो ये सब अगले टॉपिक में अगर आएगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वीडियो इस पर ज़रूर बनाएंगे। आज की वीडियो पर सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।